हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे करंट अफेयर के बाद में अब जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा था। जो सॉल्व पेपर का प्रैक्टिस चल रहा था दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग 2019 का आज पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों, जीएस पेपर 2019 उत्तर प्रदेश पीसीएस। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, हठ योग नामपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। सेकेंड, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या है। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। तो देखते हैं, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों नहीं सही है। तो देखते हैं क्या है उत्तर। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं। नाम संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग का पुस्तक अमृत कुंड का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ। इसका सूफी संत पर मत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नशरुद्दीन चिराग देहली ने कहा था कि प्रयागयाम सूफी संत का सारतत्व है। वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव पड़ा। उनका ग्रंथ रुशद नामा में योगी संत गोरखनाथ संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई थी। सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों के साथ अब्बू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से समानता करते हुए योग कलंदर की रचना की थी। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है सूची। पल्लव, ये राजवंश है, ये राजधानी है। पल्लव, वारंगल, पांड्या, कांची, यादव, मदुरा, काकतई, देवगिरी। तो यादव होंगे देवगिरी के। देखते हैं, ऑप्शन बी सही है। ए का 2, पल्लव कांची के थे, पांड्या बी का 3, पांड्या मदुरा के थे, और यादव सी का 4, देवगिरी, यादव देवगिरी के थे, और काकतिया 1 वारंगल के थे। वैसे क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं प्राचीन इतिहास में। आगे देखें। पल्लव कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकतिया वारंगल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। 1 मार्कंडेश्वर, बी कैलाश, सी मन्नू देवी, डी भीमाशंकर। व्याख्या देखें। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बेनगंगा नदी किनारे निम्नलिखित मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो ये था 19 शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित। इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से 18 अब खंडहर हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 में इस मंदिर को परिसर के जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आगे देखें। मध्यकालीन इतिहास। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमिलित नहीं है। यह है दाम, यह है ताम्र की मुद्रा, यह है देसाई, यह है राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब एक प्रकार का कर, ये गलत है। जरीब नापने का एक यंत्र है। जरीब एक प्रकार का कर ना होकर भूमि की लंबाई नापने की इकाई है। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे होती है। जरीब का सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडर मल द्वारा किया गया था। इन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार कराई।
दाम तांबे की मुद्रा को कहा जाता है, इसका प्रचलन शेषासुरी ने किया था। देसाई मराठा शासन में राजस्व अधिकारी होते थे। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मुल्ला दाऊद, चंदयन, दामोदर कवि, आशिका, सोमनाथ, पद्मावती कथा, अमीर खुसरो, राग बिहारी। राग विबोध कूट कौन सा सही है? बी सही है। 1 3 4 5 ए का 1 सही है। मुल्ला दाऊद चंदायन बी का तीसरा सही है। दामोदर कवि का पद्मावती कथा, सोमनाथ सी का चौथा सही है। राग विबोध डी का दूसरा सही होगा। आशिका अमीर खुसरो का। ये देखिए, मुल्ला दाऊद का चंदायन, दामोदर कवि का पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्ता सिस्टम? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है। 2 सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। सी इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है। आगे, मुक्ति इक्ता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे मुक्ति को। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। देखें, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। व्याख्या देखें, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इस इल्तुतमिश ने अपने राजस्व को कई भूखंडों में विभाजित किया था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इसके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इन्हें अपनी इक्ता से राजस्व एकत्रित कर अपने प्रशासनिक एवं सैन्य खर्च को रखकर शेष राजस्व सुल्तान को देना होता था। निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था का विस्तार से विवरण मिलता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ये बुक है, ये लेखक हैं। तबकाते नाशिरी, मिनहाज उस सिराज उस जस्म। आगे देखें, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज आफिक, तुगलकनामा इब्न बतूता, हुमायूंनामा गुलबदन। तो ऑप्शन सी नहीं सही है, तुगलकनामा इब्न बतूता का नहीं था। देखें क्या है, तबकाते नाशिरी, मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज आफिक, तुगलकनामा अमीर खुसरो का था, हुमायूंनामा गुलबदन। आगे देखें, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी मालवा का राज बहादुर, ऑप्शन सी मेवाड़ का उदय सिंह, ऑप्शन डी गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो ऑप्शन ये सही है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना था। इनकी प्रमुख रचनाएं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत है। भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारथ प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दिया था। आगे देखें, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिससे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 1 केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन ए सही है। केवल कौन? मनसबदारी व्यवस्था राज व्यवस्था कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, पैतृक नहीं था। व्याख्या देखें, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने 1567 में किया था। यह व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, बल्कि मनसबदारों का स्थानांतरण होता था। यह व्यवस्था चंगेज खां की दशमिक प्रणाली के आधार पर की गई थी। आगे देखें, ये नहीं पढ़ेंगे, इधर देखें। निम्नलिखित युद्धों को
कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से उत्तर चुनिए। 1 सरनाल का युद्ध, 2 बिलग्राम का युद्ध, 3 धर्मत का युद्ध, 4 जजाओ का युद्ध। इनका कालानुक्रम कैसे लगेगा? पहले 2 यहाँ देख ले। बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1717 में। तो ऑप्शन कौन सा? ए सही है। सबसे पहले कौन है? सेकेंड बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद में 1572 में सरनाल का युद्ध और 1658 में धर्मत का युद्ध। काफ़ी गैप है इसमें, तो ये आसान था क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर चुनिए। 1 रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, नंबर 2 शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटला मस्जिद जौनपुर। रबिया उद दौला शेरशाह सूरी, अभी हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इन दोनों में सबसे पहले मकबरा बना किसका होगा? हुमायूं का बना होगा। हुमायूं का नहीं बना होगा, मकबरा शेरशाह सूरी का बना होगा। 2 0 बी 4 2 3। हाँ ठीक है। व्याख्या देखें। जौनपुर में स्थित अटला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरे का अगस्त 1545 को पूर्ण हुआ था। हुमायूं का मकबरा 1570 में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने किया था। राबिया उद दौला का मकबरा बीबी मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1651 से 1661 में दौरान बनाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोटों का सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि। देखो, इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी, ये सही है। ए का चौथा सही है। मंगलौर की संधि ये 1784 में हुई थी, बी का 2 सही है। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1759 में हुई थी। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए का 4, बी का 2, सी का 1। ए का 4 यहाँ से देख लेते हैं। ए का 4, बी का 2, कितना लंबा क्वेश्चन है ये या तो सी सही होगा। आप देखें, सी से समझ में आ, सी का 1, सी सही है। सी का 1 और डी का मद्रास की संधि कब हुई थी? 1969। 3 सही है, सी सही है। हाँ देखो, इलाहाबाद संधि 1765 अंग्रेजों शाह आलम, फैनरोड संधि 1784 अंग्रेजों टीपू सुल्तान, सलबाई की संधि 1782 मराठा वाला था, अंग्रेजों मराठे, मद्रास संधि 1769 औरंगजेब और हैदर अली इसमें जीता था। आगे देखें, आंदोलन वर्ष, पावन आंदोलन 1555 से 56। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा एवं सूचियों के नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। पावन आंदोलन 55-56, एक आंदोलन 73 से 75, संथाल आंदोलन 1922, ताना भागा आंदोलन 1914। तो संथाल आंदोलन है ये 55 से 56। अब देखें, सी का 1 कहाँ है? सी का 1 ये इतना इजी। ये देखो, यहाँ एक ही अगर हमको आता है तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा। सी का 1 है, क्योंकि संथाल 1855 से 56 था। देखें अब, ये बी सही है। बी सही है। व्याख्या भी देख लें। पावना विद्रोह बंगाल में 1873 से 1885 के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा दी गई लगान वृद्धि तथा इस सिद्धांत को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग दिया था।
एका आंदोलन 1921 से 22 में अवध के किसानों ने चलाया था। इसी समय में केरल में एक आंदोलन चला था। कानूनी नेता मदारी, पासी और महरेब थे। आंदोलन का कारण अधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। आदिवासियों द्वारा सिद्धू और कानू के नेतृत्व में दमन एक्को, भागलपुर और राजमहल का संथाल क्षेत्र में चलाया गया था। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व जतरा उगांव के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आगे देखें। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 76 में किया होगा, 72। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा का भी समाप्त कर दिया गया। ये देखें, बंगाल की एस्टिक, अच्छा नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है। कहा गया कथन ए, बंगाल एस्टिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त सिद्धांत विद्वत सिद्धांत की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। गलत। देखते हैं कौन सा सही है। नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता। सी, कथन ए सही है किंतु आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। बी, इसमें क्या है? उत्तर बी है। क्या है? ए और आर दोनों सही है किंतु आर कथन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देखें। बंगाल में एस्टिक सोसाइटी की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स 1782 से 1785 भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था। वो एक प्राच्य विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। उसने चार्ल्स विल्किंसन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखा था। इस प्रकार कथन ए एक एवं कारण दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। आगे देखें। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन 4 पहले होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 लास्ट में होगा। 4 पहले है, फिर 2 है, क्योंकि ये जो है ये 1930 में हुआ था, ये 1932 में 31 में हुआ था इरविन समझौता, फिर ये 32 में हुआ था और ये 42 में हुआ था। देखें व्याख्या। उपयुक्त प्रश्न के अनुसार घटनाओं का कालक्रम निम्नवत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। दिल्ली पूना पैक्ट 24 सितंबर, ये सितंबर नहीं दिया, सितंबर दिया 24 नहीं है, 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए उद्देश्य से मार्च 1942 में ब्रिटिश संसद और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। आगे देखें। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। देखिए नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही, केवल 1 और 2 दोनों सही है, केवल सी सही है, मतलब 2 सही है ना, 1 सही ना 2 सही, तो 1 और 2 दोनों सही है।
लॉर्ड कर्जन एक समाजवादी व्यक्ति था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसे प्रशासनिक सुविधा का हालत देखकर 1905 बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आज्ञा जारी कर दी। पहले भाग में पूर्वी बंगाल असम, जबकि दूसरे भाग में शीर्ष बंगाल बिहार उड़ीसा और क्षेत्रफल था। आगे देखें, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR दास फार्मूला किसने बनाया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, 2 राजगोपालचारी, C चित्तरंजन दास, डी PV मेनन। तो इससे किसने बनाया था? C गोपालचारी ने। C फार्मूला इसी से था। 1944 में C गोपालचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया था, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के प्रमुख प्रावधान मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें, लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार गठन का सहयोग प्रदान करें, सभी दलों को चुनाव या मतदान से पूर्व विभाजन के संबंध में अपने विचारों का व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सामुदायिक निर्णय 1933। ये गलत है, ये 1924 अप्रैल नहीं, ये अगस्त 1932 में हुआ था, मैकडोनाल्ड ने किया था। देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सामुदायिक निर्णय 1932। व्याख्या देखें, व्याख्या नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं, व्याख्या नहीं दिया। आगे देखें, निम्न घटनाओं का कालक्रम देखो कितना इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत में कितना नियरेस्ट क्वेश्चन देता है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो इसमें तीसरा या चौथा लास्ट में होगा। तो चौथा किसी में है नहीं, तो तीसरा लास्ट में होगा। तो B या तो A सही होगा। अब पहले A सही है, चौथा पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, साइमन कमीशन नियुक्ति 1927, महात्मा गांधी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। आगे, INA के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था लाल किला पे, ग्वालियर फोर्ट पे, अजमेर पे, आगरा फोर्ट पे। तो लाल किला पे चला गया था, ये सही है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों को अधिकारियों के अंग्रेज ने लाल किले पे नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। इसके मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदेव सिंह ढिल्लों थे। इन पर राजद्रोह लगाया गया था। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। आगे देखें, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने किया था। देखिए ऑप्शन। व्याख्या देखें, महात्मा गांधी ने भारत में निर्धारित विकास का विरोध किया था क्योंकि उनका विचार था, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग ये अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, इसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रह सकें। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरमाला, मंदाता, नामच बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो ये नहीं है गुरमाला मंदाता। गुरमाला मंदाता चोटी भारत में स्थित ना होकर तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित है। हिमालय का यह भाग तिब्बत के उसके नाइमोनई नाम से जाना जाता है, जबकि नमचा बरवा चोटी भी तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखें,
निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपयुक्त कोई नहीं, तो ये लूनी नदी है। देखिए, लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसका राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नाग पहाड़ी से बाड़मेर तथा मीठा जल मिलता है। बालातोरा में पहुंचते इसका जल खारा हो जाता है। आगे देखें, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी महानदी, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी। ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी सही है। कौन है? बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा को दो भाग पश्चिम और पूर्वी डेल्टा में विभाजित किया गया है। पश्चिम डेल्टा को बागाची द्वारा 3 विभागों में बांटा गया है: मोरीबंद डेल्टा, पौंड डेल्टा, ज्वार डेल्टा। इस प्रकार मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मैकाल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव और छोटा नागपुर। सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, इसमें एक सतपुड़ा पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर। सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। हमने एक ट्रिक बनाया था, सच कह रहा हूँ महादेव मैं छोटा हूँ, सच कह रहा हूँ महादेव मैं छोटा हूँ, ये ट्रिक हमने बनाया था। सच कह रहा हूँ मतलब सतपुड़ा, महादेव मतलब महादेव, मैं मतलब मैकाल, छोटा हूँ नागपुर। तो सच कह रहा हूँ महादेव मैं छोटा हूँ, ये पूर्व से पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर ये पहाड़ियों का क्रम है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सच कह रहा हूँ महादेव मैं छोटा हूँ। आगे देखें, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथनार, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा? ए सही है। कथन ए और आर दोनों सही है। व्याख्या देखें, भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के संपूर्ण भूकंप क्षेत्र को नवीन मानकों नोटिफाइड मान के लिए इंटेंसिटी स्केल 5 से घटाकर 4 भूकंपीय जोन में बांटा है। इसमें जोन 1 को 2 में मिला दिया गया और अंततः केवल 2 और 3, 4, 5 क्षेत्र रह गए हैं। जोन 5 अत्यधिक भूकंपीय तीव्रता वाला क्षेत्र है। अत्यधिक तीव्रता का भूकंप सर्वाधिक यहीं आते हैं। इसमें हिमालय का पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल, सीमावर्ती राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल। भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके क्या है? बहुत बड़ा, इसके लिए अवरोध उत्पन्न करता था। इस प्लेटों को किनारे जाते ही और कई स्थान पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। अपार ऊर्जा दोनों प्लेटों के मध्य कमजोर बिंदुओं को लाग टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के ऊपर मध्य भूकंप आता है। हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में अनेक वर्गों में निर्मित हुआ है, जिसके कारण यहाँ चट्टानों में अनेक अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। आगे देखें, मणिपुर पहाड़ियों पर घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर मुंडा उदाहरण है। एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरोवरी मैदान का, लोएस मैदान का, हिमालय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो ये सरोवरी मैदान का। व्याख्या, आगे देखें, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। तो दामोदर भ्रंश घाटी के लिए उत्तरदायित्व है। आगे देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। 2, लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वह हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो डी सही है। 1, 2, तीनों सही है। आगे देखें, मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा
क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर चुनिए। कौन सा सूची है? ये कोयला क्षेत्र है, ये अवस्थिति है। तलचर, दामोदर घाटी, करनारपुर, सोन घाटी, सिंगरौली गोदावरी घाटी, सिंगरैनी महानदी घाटी। ऑप्शन ये सही है, 4 का ये यहाँ देख ले। तालचर, महानदी घाटी, कर्णपुर, दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी और सिंगरैली गोदावरी घाटी। सिंगरौली या सिंगरैली थोड़ा सा अंतर है, तो सिंगरौली जो है वो सोन घाटी में। आगे देखें, श्याम बीवर होता है हवाई जहाज का उड़ान का अभिलेख, बी सूर्य का एक धब्बा, डी अंटार्कटिक की एक जगह, डी सिमट गया तारा। तो सिमट गया तारा होता है, ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का और हिंद महासागर कटक का। इसमें से कोई नहीं, तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग का अवस्थित नहीं है? एक कजान, बी ओसाक, सी सोची और डी चिंता। ऑप्शन सी सही है, सोची नहीं है, रूस में है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्बिडो संबंधित है? ए संचार शक्ति, बी अवशोषण शक्ति, डी सी उत्सर्जक शक्ति, डी वापसी की शक्ति। जो प्रकाश जो किरण वापस हो जाता है, ऊर्जा वापस हो जाती है, उसको अल्बिडो कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए मक्की कैलिफोर्निया, फ्रिंक्स भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र, चैपरेल दक्षिण अफ्रीका, मैटोरेल चिली। तो ऑप्शन ये सही है, क्या है? माकवी भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र पे, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका पे, चैपरेल कैलिफोर्निया में, मैटोरेल चिली में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ये देश है, राजधानी उज्बेकिस्तान ताशकंद सही है, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद ये सही है। 1 2 3 4 क्रम से सही है सबकी राजधानियाँ। और इसमें एक देश नहीं गया, कजाकिस्तान, इसकी राजधानी अस्ताना है। देखिए, उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य सागरीय, बबूल भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, बेओबाद, सहारा, देवदार, सवाना। सहारा में बबूल होगा, बी का 3 सही है, बी का 3। हाँ देखो 2 क्वेश्चन लग रहा था लेकिन ये सही हो गया। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय, बबूल, सहारा, बेओबाद, सवाना, देवदार, भूमध्य सागरीय। आगे देखें, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाली झीलों से पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। तो उत्तर देख लें सही, पहले है टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक, फिर लिटिल बीटर लेक, 3। तो ये सही है, टिम्सा। पहले टी है, फिर पी है, फिर एल है, टीपीएल, टीपीएल है आंसर सही। आगे देखें, नीचे दिए गए कथन जिनमें से कथन एक ए और दूसरा कारण आर है। हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, बिल्कुल सही है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, ये भी सही होना चाहिए। ऑप्शन क्या है सही, कौन सा है? बी सही है। ये कथन ए
कथन ए तथा कारण दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या करता है। प्रश्न में दिए गए दोनों कथन तथा कारण सही है, किंतु एक दूसरे से व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंद महासागर कई महाशक्तियों के लिए सैन्य ठिकाना बन चुका है, किंतु इसमें सिर्फ हिंद महासागर निकटवर्ती देशों का ही नहीं अपितु दूरवर्ती देशों के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं। ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, विली विली कैलिफोर्निया, टैफू ऑस्ट्रेलिया, बागुयो जापान, हरिकेन्स यूएसए। तो बिली बिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। हरिकेन हो जाएगा यूएसए का, ए का 2, डी का 4, ए का 2, ए का 2, ए का 2, डी का 4, डी सही है। देखो यहाँ से पकड़ में आ गया। विली विली ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, बागुयो फिलीपींस, हरिकेन्स यूएसए। देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पवन आदेश, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्टल ऑस्ट्रेलिया। ये गलत है, डी। मिस्टल फ्रांस साइड में बहता है, देखते कहाँ है, हाँ फ्रांस में। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, थामो यामो जापान, मिस्टल फ्रांस रोन घाटी में। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनजातीय स्थान, पिग्मी, कांगो बेसिन, आगामी, नागालैंड, एनू, जापान, किर्गिज, सूडान। तो डी नहीं सही है। इसका व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। प्रश्नगत वस्तुतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति, सूडान में नहीं। शेष सभी जनजातियां अपनी संबंधित क्षेत्रों सुमेलित है। आगे देखें, भारत में निर्धनता अनुपात घट रही है, क्योंकि 0 से 4 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षित अधिक है, 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षित अधिक है, 62 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षित अधिक है, 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षित अधिक है। सी सही है, 62 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षित अधिक है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। 1 लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, शेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। क्या कह रहा है ये, संविधान का प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। संविधान प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी वाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, किंतु केशवानंद भारती 1973 वाद में प्रस्तावना को संविधान का आश्रित अभिन्न अंग माना गया था। यद्यपि प्रस्तावना का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान की व्याख्या में इसकी सर्वोपरि स्थान है। आगे देखें, पर्यावरणीय, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस्में पर्यावरणीय संरक्षण, संवर्धन तथा अन्य किस्मों में पर्यावरणीय संरक्षण, संवर्धन, वन जीव रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस्में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। केवल राज्य में नीति निर्देशक तत्व, केवल मूल कर्तव्य दोनों में पाए जाते हैं। ये देखिए व्याख्या इसकी, इसलिए मैं कहता हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना पूरा जरूरी है, मौलिक कर्तव्य भी। भारत के संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48(1) के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन जीव को रक्षा का प्रसार करेगा, जबकि मूल कर्तव्य के अनुसार 51 क जीव के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें, इसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्धारित है। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 से 80,
अनुच्छेद 45 डी अनुच्छेद 43 से व्याख्या है कि नहीं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन सही नहीं होगा, लेकिन मतलब इसको व्याख्या करने वाला नहीं होगा, वो पुराना क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये था, इसमें हमें प्रैक्टिस भी हो जा रही है और कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ये नए एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने एस्पिरेंट के लिए भी होना चाहिए प्रैक्टिस में, लेकिन नए के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसे पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चैनल के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। नॉलेज करियर अकेडमी पे ऐसे आपको हमेशा अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे, करंट अफेयर के भी, जीएस के भी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।